हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं मनोरंजन राज उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एमएमई और डीजल मैकेनिक के लिए जो एमपी आईटीआई टीओ का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसी का आज पार्ट 3 होने वाला है। और अगर आपने इसकी पहले की 2 क्लासेस हुई हैं, अगर वो 2 क्लासेस नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एमपी आईटीआई टीओ प्रीवियस ईयर पेपर। इस नाम से आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो पिछली 2 क्लासेस भी आप क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो ठीक है, चलिए आज ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, उसके पहले बता दूं दोस्त, अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आईटीआई टीओ के लिए या अन्य किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज वगैरह हैं, इनकी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए बढ़ते हैं हम लोग जो है अपने क्लास की तरफ। ठीक है, आज देखिए जो है हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दिखेगा 76। तो इसके पहले आपको पता है कि जैसे कि 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से आने रहते हैं और 25 क्वेश्चन आपके मैथ, रीजनिंग, एमपीजी के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग 50 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, 25-25 का सेट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो 50 प्रश्न हम लोग आपके टेक्निकल सॉल्व कर चुके हैं। आज नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हाट, इसमें कह रहा है व्हाट ज्वाइनिंग टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आयोग द्वारा मेटल ट्यूब जो है सही आंसर माना गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग है उसका अप्रोप्रिएट टेक्निक क्या है, तो अप्रोप्रिएट टेक्निक है आपका मेटल ट्यूब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है फाइंड द यूनिट डिजिट इन द गिवन प्रोडक्ट। आपका ये प्रोडक्ट जो है 423 का पावर 31 इंटू 679 का पावर 67। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ये नंबर सिस्टम का बेसिकली आपसे सवाल है, हालांकि मुझे नहीं कराना चाहिए, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर देखिए इस तरीके से आपको इस तरीके से घात में करके क्या है भाई, आपको यूनिट डिजिट निकालने का अगर दे दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको घात दिया है 31 में से 1 घटाना है, कितना आएगा, 30 आएगा। 30 को फिर कितना डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद शेष आपको लेना है, तो 4 सत्ते 28, शेष कितना बचेगा, 2। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। ये आपको करना है। यही जो 3 है इसको 3 की पावर बना देनी, लास्ट में 3 है तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे इसी तरीके से यही प्रोसेस इसमें करना है। जैसे कि 67 है, घात कितना है, 67। 67 में से कितना घटाना है, 1, कितना आएगा भाई, 66। फिर 66 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24। शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 में फिर जो 2 शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ देना है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसी 3 को जो ये लास्ट डिजिट है इसका पावर बना देना है, तो 9 के पावर क्या हो जाएगा, 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 7 इंटू 9 का 3 बार गुणा करोगे तो 729। अब इसका यूनिट डिजिट लेना है, 7 9 9 7 कितना हो जाएगा, 63। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई, यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। तो घात वाली जो प्रश्न है इस तरीके से आप जो है शॉर्ट मेथड से, आपको अभी ये बड़ा लग रहा होगा लेकिन जब आप परीक्षा में सॉल्व करोगे थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद तो आपके शॉर्ट लगने लगेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई, इस तरीके से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अ सर्किट फाउंड बाई अ मीटर इज एक्सीलेंट। कैसा होता है भाई, शॉर्ट सर्किट होता है। कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट एक छोटा सर्किट होता है। अगला देखिए, अगला क्या है, व्हाट डज द ओवरऑल इन एक्यूरेसी ऑफ द ग्रेड 1 माइक्रोमीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर देखिए क्या है, अगर हम लोग बात करें ग्रेड 1 की, किसकी बात करें, ग्रेड 1 की। 2 ग्रेड में माइक्रोमीटर आपके होते हैं, होता है ग्रेड 1 और दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका ग्रेड 2। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2, तो ग्रेड 1 का जो होता है दोस्त, ये आपका होता है, ये होता है आपका 4 प्लस 4 प्लस L बाई 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी कि जो आयोग की तरफ से यहाँ पे ये वाला उत्तर माना गया है, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये आपका क्या है, गलत है। जो सही उत्तर होगा ग्रेड 1 के लिए, वो ग्रेड 1 के लिए सही उत्तर होगा 4 प्लस L बाई 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेड 2 की बात करें,
ग्रेड 2 की बात करें तो 10 प्लस L/50 माइक्रो। तो ये आपको ग्रेड 2 के लिए याद रखना है, ग्रेड 2 के लिए आपको याद रखना है। तो ग्रेड 1 का कितना होगा, ये जो आपकी तरफ से उत्तर है गलत है भाई। ग्रेड 1 वाला सही उत्तर क्या होगा, ग्रेड 1 वाला सही उत्तर ये होगा। और ग्रेड 2 का भी आपको याद रखना है भाई, जब ग्रेड 1 पूछा है तो ग्रेड 2 भी तो पूछा जा सकता है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों आपको क्या करने हैं भाई, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला है विच एक्ट्स ए फ्लेम सप्रेजेंट व्हेन एन इंजन बैकफायर। जब एक इंजन, देखिए इसमें क्या है, जब एक इंजन बैकफायर करता है तो कौन ज्वाला समन के रूप में कार्य करता है। अब देखिए बैकफायर की यहाँ पे बात हो रही है। अगर मान के चलो सीधा सीधा अगर चल रहा है, अगर सीधा सीधा आपका इंजन चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें क्या करेगा, मफलर के अंदर स्पार्क स्टेट लगा होगा और वो क्या करेगा भाई, वो काम करेगा, वो क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन अगर सबसे पहले आप देखो बैकफायर के कारण क्या होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं भाई बताइए, जो बैकफायर के कारण क्या हो सकते हैं, किसी को पता है तो उस कमेंट में जरूर बताइए। किसी को पता है तो वीडियो देखते समय ही कमेंट में जरूर बताइए। तो बैकफायर का देखो पहला कारण क्या है कि जो एयर फ्लो सेंसर है उसका खराब होना। पहला कारण क्या है, एयर फ्लो सेंसर का खराब होना। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है क्लॉग्ड एयर फिल्टर। दूसरा क्या हो सकता है, क्लॉग्ड एयर फिल्टर, यानी कि जो एयर फिल्टर है आपका वो पूरी तरीके से धूल मिट्टी गंदगी से क्या हो चुका है, जम चुका है। तो उसके कारण बैकफायर हो सकता है। और बैकफायर का देखिए बेसिकली यहाँ पर होगा एयर फिल्टर। यहाँ पर आयोग ने ए माना है लेकिन ए सही नहीं होगा, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर नहीं, एयर फिल्टर आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट पार्ट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम इंटरिंग द वाटर पंप। मतलब इसे वाटर पंप है तो पंप के अंदर, पंप का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, जो मोटर वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए। पंप के अंदर तो पानी जाएगा लेकिन एक सेक्शन है उसी में पानी जाएगा। ठीक है, तो पंप के अंदर पानी जाने को रोकने के लिए कौन सा वर्क करता है, तो सील। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है देखिए विच एलिमेंट्स ऑफ कार जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कौन सा एलिमेंट होता है कार का। देखिए जैसे इन्होंने स्टार्टिंग मोटर मारा है तो गलत है। स्टार्टिंग मोटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करता है, स्टार्टिंग मोटर तो खुद बैटरी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है अल्टरनेटर। और आपसे पूछे अल्टरनेटर कैसा करंट बनाता है, कैसा करंट बनाता है, वही अल्टरनेटर एसी करंट बनाता है। कैसा बनाता है, एसी करंट। ठीक है, देन इसको डीसी में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। साथ ही साथ जो आपका अन्य इक्विपमेंट्स है, जैसे कार में आपके और ढेर सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है भाई, जैसे कार में आपके और ढेर सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको क्या करता है, चलाने का काम करता है। और जो करंट बनाने का काम करता है वो कौन होता है, अल्टरनेटर। आप कहोगे करंट कैसे बनाएगा, तो करंट बनाएगा इंजन के थ्रू। भाई इंजन चल रहा है तो इंजन से बेल्ट द्वारा ही हम अल्टरनेटर को जोड़ देते हैं। जैसे आप देखो मोटर है तो मोटर का रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पर होता है। जैसे मोटर में आप क्या करते हो, करंट डालते हो तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। सेम उसी तरीके से अल्टरनेटर है, जब अल्टरनेटर इंजन के थ्रू घूमता है तो ये क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो जितने भी ढेर सारे आपके इक्विपमेंट्स हैं, लाइट्स हैं, जो भी आपका डैशबोर्ड है जैसे गाड़ी में कार में लगा है, तो सारा कुछ कहाँ से पावर आता है, वो अल्टरनेटर से आता है। साथ ही साथ अल्टरनेटर क्या करता है, बैटरी को भी चार्ज करता रहता है, ताकि जब आपका वाहन बंद हो जाए, आपको स्टार्टिंग मोटर को चलाना रहे, तो बैटरी से क्या हो, पावर आके आपका जो स्टार्टिंग मोटर चले। तो ये सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, मटेरियल कैपेसिटी टू इम्प्लीट द करंट फ्लो। देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लास्ट में आए हैं। ठीक है, और पिछली क्लास में मैं काफी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मटेरियल कैपेसिटी टू इम्प्लीट द करंट फ्लो,
ठीक है, क्या है कि वर्तमान मतलब जो करंट है, करंट प्रवाह को बाधित करने के लिए सामग्री की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट और जो यूनिट वाला पार्ट है इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। जो यूनिट वाला पार्ट है इसको आप जरूर देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूनिट आपसे पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विच वन इज द सर्किट कनेक्शन टू द बैटरी पावरिंग द स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? सोलेनॉइड से। देखिए जो स्टार्टिंग सिस्टम है अगर उसमें स्विच की बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्विच होता है सोलेनॉइड स्विच। और सोलेनॉइड स्विच कहाँ पर यूज होता है? ये ज्यादातर जो सोलेनॉइड स्विच होता है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस में क्या होता है? यूज होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस में क्या होता है भाई? ये यूज होता है। कौन सा? ये आपका जो सोलेनॉइड स्विच होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट फंक्शन डज द अल्टरनेटर रेगुलेटर सर्व। यानी कि अल्टरनेटर के रेगुलेटर का क्या कार्य होता है? जो अल्टरनेटर है उसका एक पार्ट है रेगुलेटर, उसका क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। देखिए क्या है, अल्टरनेटर के फील्ड करंट को आवश्यकता अनुसार सीमित करता है। लिमिट द फील्ड करंट ऑफ अल्टरनेटर एज नेसेसरी। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या होगी कमेंट में बता देना आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलर गेज। अब ये फिलर इसी पेपर में इस फिलर गेज से ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हो भाई कि बेसिक नहीं पढ़ेंगे, जैसे बहुत से लोग होते हैं जैसे कि अगर एमएमबी या डीजल के छात्र हैं तो मैंने देखा है कि उनको एक हवा होता है कि इंजन वाला पार्ट बेसिकली पढ़ना है, वो उनको नहीं समझ में आता। ठीक है, और इंजन वाला पार्ट बेसिकली पढ़ना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी जो पिछले दो पार्ट मैंने करा है इस पार्ट को देख लीजिए। काफी ज्यादा प्रश्न आपके वर्नियर से, माइक्रोमीटर से, गेज से प्रश्न आए। तो आपको जो बेसिक है, ये गलती आप बहुत से स्टूडेंट करते हैं, जो बेसिक वाला पार्ट है, बेसिक वाला मतलब जो टूल से रिलेटेड है, ड्रिलिंग से आप देखो कितने प्रश्न यहाँ पे आए। मतलब सारा सिलेबस आप कोशिश ये करो कि सारा सिलेबस जो भी आपका सिलेबस में कराया गया है वो सारा कुछ आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो अगर आप सोचोगे सिर्फ इंजन के पीछे भागोगे तो ये जो इस तरीके के प्रश्न हैं, या और जैसे ड्रिल से प्रश्न आए थे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स पीछे पूछे गए, ठीक है, माइक्रोमीटर या वर्नियर से प्रश्न पूछे गए, वो प्रश्न कहीं न कहीं आपके छूटेंगे तो आप सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हो जाओगे। इसलिए सबसे पहले कोशिश ये करो कि आप सिलेबस एक बार जरूर कंप्लीट करो। के बाद प्रश्न नहीं हो पाता वो अलग बात है, लेकिन सारा सिलेबस आप कंप्लीट करने का प्रयास करो। ठीक है, तो इसमें क्या है, फीलर गेज पहली क्लास में मैंने बताया था, विद फिगर दिखाया था, पतली पतली ब्लेड्स होती हैं, इसमें पत्तियां होती हैं और दो पार्ट्स के बीच क्लियरेंस, मतलब बहुत ज्यादा क्लियरेंस नहीं, जो छोटे छोटे गैप होते हैं, क्लियरेंस होते हैं, उसको मेजर करने के लिए या उसको चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उसको चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, टू मेजर द गैप विड्थ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीवीएम का इनपुट रेंज कितना होता है भाई? तो बिल्कुल सही है, डीवीएम का इनपुट जो रेंज होता है 1 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक होता है। कितना होता है? 1 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू मेक द होल दैट वाज इनिशियली बोर्ड लार्जर। अब देखिए क्या है, उस छेद को बड़ा करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जिसे पहले बोर किया गया था। अब देखो ऐसा, अगर मान लो किसी होल को बड़ा कर रहे हैं, देखो सबसे पहले क्योंकि यार रीमिंग के थ्रू तो किसी होल को बड़ा करेंगे नहीं, ध्यान से समझिएगा, रीमिंग के थ्रू किसी होल को बड़ा तो करेंगे नहीं। इसमें आपको प्रश्न को घुमाने के लिए कह रहा है कि पहले से बोरिंग किया गया था, किसी होल की बोरिंग क्या है, मान लो कि ड्रिल्ड होल है, उसको उसके साइज को बड़ा करने की प्रक्रिया, होल के डायमीटर को बड़ा करने की प्रक्रिया क्या है? बोरिंग। अब कह रहा है इसमें हमने पहले से ही बोरिंग किया था, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उस छेद को फिर से बड़ा करना है। ऐसा थोड़ी कि आप रीमिंग से कर दोगे। रीमिंग तो क्या भाई, फिनिशिंग प्रोसेस है, वो तो थोड़ा बहुत अलाउंस देके फिनिश करता है होल को। तो क्या आप रीमिंग का जो प्रयोग है वो बेसिकली होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है? नहीं। टैपिंग किस लिए किया जाता है? टैपिंग आपका थ्रेड काटने के लिए। टैपिंग क्या करने के लिए भाई? होल में अगर आपको थ्रेड काटना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप टैपिंग करते हो। ड्रिलिंग तो आप होल बनाने के लिए ही करोगे। तो इसमें क्या है, बेसिकली अगर आपने एक बार बोरिंग कर लिया है
ठीक है। फिर उस होल को मान लीजिए आपको बड़ा करना है, तो आप क्या करोगे, बोरिंग ही तो करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस चारों ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों, एक बार लाइक भी करना, शेयर भी करना, क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, द पास्कल लॉ स्टेट दैट ए लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर एट ए पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन व्हेन इट देखो पास्कल का नियम कहता है कि जब कोई तरल स्थिर अवस्था में होता है तो एक बिंदु पर सभी दिशाओं में दबाव डालता है, समान दबाव डालता है, ठीक है। और इसी का प्रयोग आपसे पूछेगा, जैसे कि जो आपका हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन है, ये किस पर वर्क करती हैं, तो भाई ये पास्कल के नियम पर ही वर्क करती हैं। किससे वर्क करती हैं, पास्कल के नियम पर। किस पर वर्क करती हैं भाई, पास्कल के नियम पर ही जो आपकी हाइड्रोलिक मशीन है ये वर्क करती हैं। देखिए जैसे मान के चलो पास्कल का नियम क्या कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मान के चलो ये कोई क्लोज्ड वेसल, इसमें सबसे पहली बात यह है कि क्लोज्ड वेसल होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड वेसल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, इसमें कोई क्या है, इसमें कोई फ्लूइड है, फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। तो अब देखिए क्या है, जैसे मान के चलो आप यहाँ पर P फोर्स लगा रहे हो, P जो इसके पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स पर, जैसे यहाँ पर भी P फोर्स अब एग्जर्ट करेगा, यहाँ पर भी P फोर्स एग्जर्ट करेगा, यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी, तो सभी दिशाओं पे जो फोर्स होगा, दबाव होगा, प्रेशर होगा, वो क्या होगा, समान होगा। और इसी के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ से पाइपलाइन जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, कोई भारी सामान रख दिया, कोई भारी सामान मान लो उठाना है, तो यहाँ से जब प्रेशर लगाओगे तो इस फ्लूइड के थ्रू प्रेशर, वही प्रेशर यहाँ पर लगेगा, और भारी सामान आसानी से उड़ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि द पास्कल लॉ स्टेट दैट द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन व्हेन इट रोटेट्स। तो प्रेशर क्या होता है, सभी दिशाओं में क्या होता है भाई, समान होता है, और यही पास्कल का नियम कहता है। और इसी पर जो आपकी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं ये क्या होती हैं, ये आपकी वर्क करती हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्यूल टैंक फॉर ए डीजल इंजन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट स्लॉसेस अराउंड इनसाइड द टैंक एज मूव। देखो जैसे मान के चलो ये टैंक है, ठीक है, टैंक है, और टैंक में आपने यहाँ तक फ्यूल भरा हुआ है, तो जब आपका वहां जैसे मतलब ट्रक है, ट्रक का टैंक देखो कितना बड़ा होता है, बाहर लगा होता है, तो जब आपका वाहन चलता है या रुकता है या ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरता है, तो इसमें क्या होती है, बहुत स्प्लैशिंग होती है, छलकाव होता है, इस तरीके की लहरें बनती हैं। देखो कहा है डीजल इंजन के लिए ईंधन टैंक का कौन सा भाग टैंक के अंदर घूमने वाले ईंधन की मात्रा को कम कर देता है, मतलब इसमें स्विवलिंग बनती है, घूमता है ईंधन, बहुत ज्यादा इधर उधर छलकता है, लड़ता है, तो क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ, तो उसमें आग लगने का खतरा रहता है। तो इसमें क्या है भाई, बहुत टकराव ना हो, इसमें क्या है, बहुत स्प्लैशिंग ना हो, बहुत घुमाव ना बने, बहुत ज्यादा फ्लूइड क्या हो, इधर उधर ना हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस तरीके की क्या कर देते हैं भाई, बेफल्स प्लेट लगा देते हैं, बेफल्स प्लेट इस तरीके से। इस बेफल प्लेट में क्या होता है, बेफल प्लेट में ये होता है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र, तो ईंधन रुकता नहीं किसी एक साइड, ईंधन क्या रहता है, समान रहता है। इसमें क्या है, जैसे बैफल प्लेट क्या है, प्लेट है एक ऐसी, इसको बैफल्स या बफल प्लेट ही बोलते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, ईंधन टैंक के बीच में ऐसे ऐसे लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, ईंधन हमारा छलकता नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा वो घूमता नहीं, टकराव नहीं होता है फ्यूल टैंक के अंदर। ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी है। तो क्या है भाई, ये होगा आपका बैफल्स, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मेक अप द बॉडी सेल ऑफ द स्पार्क प्लग, ठीक है, बॉडी सेल ऑफ द स्पार्क प्लग। जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, ये आपका स्पार्क प्लग है, ये भाई कुछ इसी तरीके से स्पार्क प्लग होता है, कुछ इसी तरीके से आपका क्या होता है, कुछ इसी तरीके से आपका स्पार्क प्लग होता है। ये आपका सेंट्रल इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका सेंट्रल इलेक्ट्रोड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड इलेक्ट्रोड हो गया। कुछ इस तरीके से स्पार्क प्लग होता है। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं भाई, टर्मिनल,
टर्मिनल। और ये जो भाग, ध्यान से समझना, इस सेल, जो सेल की जो बात कर रहा है, कह रहा है कि बॉडी सेल, बॉडी सेल, ये पूरे एक तरह से बॉडी सेल ही है। ये जो नीचे वाला भाग होता है बेसिकली ये सेल, यही भाग जो है क्या कसा जाता है, ये जो सिलेंडर के अंदर कसा जाता है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग सेल। ठीक है, ये टर्मिनल हो गया, ये आपका सेल हो गया, ये आपका सेंट्रल इलेक्ट्रोड हो गया, सेंट्रल इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्राउंड इलेक्ट्रोड, ग्राउंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, बाकी इसके ऊपर भाई वो इंसुलेशन, जो इंसुलेटर है इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जो इंसुलेटर है वो लगा ही रहता है। इसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेटर लगा रहता है। इंसुलेटर क्यों लगा रहता है, क्योंकि जो आपका करंट है वो पूरे वाहन में न चला जाए। इंसुलेटर क्यों लगा होता है, ताकि जो करंट है आपके वाहन में पूरी तरीके से वाहन में न चला जाए। ठीक है, तो ये, और इसी पिछली क्लास में मैंने एक प्रश्न कराया था कि स्पार्क प्लग का भाग कौन सा नहीं होता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर कैप है वो स्पार्क प्लग का भाग नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो कैप है वो स्पार्क प्लग का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, टर्मिनल, अगर आपसे कहूं टर्मिनल क्या करता है, टर्मिनल, टर्मिनल, तो टर्मिनल क्या करता है, जो हाई वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को इग्निशन सर्किट से स्पार्क प्लग तक लाता है। ठीक है, टर्मिनल, टर्मिनल क्या काम करता है, तो इसमें आप नोट कर लोगे, टर्मिनल क्या काम करता है, आप कहोगे इग्निशन सिस्टम से हाई वोल्टेज को, करंट को कंबस्टन चैम्बर में क्या करता है, डिलीवर करता है। टर्मिनल क्या करता है, तो आप कहोगे ये इग्निशन, इग्निशन सिस्टम से हाई, हाई वोल्टेज, वोल्टेज करंट को, हाई वोल्टेज करंट को क्या करता है भाई, हाई वोल्टेज करंट को क्या करता है, कंबस्टन चैम्बर, कंबस्टन चैम्बर में डिलीवर करता है। ठीक है, यहां से इग्निशन सिस्टम से आएगा करंट इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रोड के थ्रू, और ये कंबस्टन चैम्बर के अंदर कैसा रहेगा, तो कंबस्टन चैम्बर में क्या हो जाएगा भाई, पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर इग्निशन सिस्टम आप देखोगे तो इग्निशन सिस्टम कैसा होता है भाई, इग्निशन सिस्टम का लेआउट देखोगे तो सबसे पहले ये हो गया बैटरी। ठीक है, बैटरी से यहाँ पे ये लगा आपका मीटर, ये लगा आपका स्विच, ये है आपका प्राइमरी कॉइल। देन इसके बाद ये क्या हो गई, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल हो गई। फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया आपका कॉन्टेक्ट ब्रेकर पॉइंट, सीबी जिसे आप लोग बोलते हो। ठीक है, और यहाँ से आपका कैपेसिटर या कंडेंसर जिसे आप लोग बोलते हो वो लग गया। यहाँ से क्या हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, और ये आगे फिर कहाँ चला गया, ये आगे आपका चला गया डिस्ट्रीब्यूटर कैप में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर में, डिस्ट्रीब्यूटर में, और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर यहाँ पर कहाँ पर चला गया, डिस्ट्रीब्यूटर से चला गया स्पार्क प्लग में। तो ये कुछ क्या होती है, इग्निशन सर्किट होती है। आपका बैटरी हो गया, बैटरी में शॉर्ट फॉर्म में भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बहुत डिटेल में। ठीक है, बैटरी हो गया, ये आपका मीटर हो गया, ये आपका स्विच हो गया, ये प्राइमरी कॉइल हो गई, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल हो गई, कॉन्टेक्ट ब्रेकर हो गया, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये आपका अर्थिंग हो गई, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, आपका स्पार्क प्लग हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका जो करंट है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू स्पार्क प्लग में पहुंचता है, और स्पार्क प्लग में पहुंचा तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका ये, फिर यहाँ से इस तरीके से होगा। अगर दूसरी बात करें सेल की, ठीक है, जो सेल है, ये नीचे वाला पार्ट जो सेल है, ये क्या होता है, स्क्रूड, स्क्रूड इन कंबस्टन चैम्बर, स्क्रूड इन कंबस्टन चैम्बर। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो बीच वाला इलेक्ट्रोड, सेंट्रल, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड। इसी से, इसी के थ्रू करंट जो है कहाँ पर पहुंचता है, कंबस्टन चैम्बर में पहुंचता है। और सेंट्रल इलेक्ट्रोड क्या होता है, कई मटेरियल का बना होता है, जैसे कि आपका निकिल कॉपर एलॉय, जैसे आपका क्या हो गया, निकिल कॉपर एलॉय। ठीक है, दूसरा हो गया आपका प्लेटिनम। ठीक है, तीसरा हो गया आपका इरिडियम। तो इन सारी धातुओं या एलॉयस का जो है आपका बना होता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड।
अगर मैं आपसे कहूँ भाई ये बताइए जो गैप होता है ये, देखिए यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो है, ध्यान से देखिएगा, जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है ये और जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है ये, इसके बीच में गैप है ना, तो ये गैप कितना होता है, ये गैप आपसे पूछता है कितना होता है। ये भाई 0.3 से 0.7 कहीं दिया रहता है और 0.5 से 0.7 कहीं दिया रहता है। तो जो आपके ऑप्शन में हो आप उसको मारोगे। तो ये गैप जो है आपको ध्यान रखना है, ये गैप भी आपसे पूछता है। क्या पूछता है भाई? ये गैप भी आपसे पूछता है। और अगर आपसे कहे इस गैप को चेक कैसे करते हैं, तो अभी आपने पीछे ही प्रश्न देखा कि जो क्लियरेंस है या जो स्मॉल गैप्स हैं उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? तो उसको चेक करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्पार्क प्लग के बीच जो गैप होता है उसको हम कैसे चेक करते हैं? तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फीलर गेज का। ये भी प्रश्न है। तो अभी के लिए कुछ इतने पॉइंट्स। और हाँ, स्पार्क जनरेट कराने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए होता है? वोल्टेज आपका 12,000 से लेकर 25,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट तक क्या चाहिए होता है? वोल्टेज। अब इसके बीच में आपको कुछ भी दे दे, 10,000 भी दे, 10,000 से अधिक भी दे सकता है। अच्छा आपसे पूछेगा स्पार्क जनरेट करने के लिए कम से कम कितना वोल्टेज चाहिए? 1,000 वोल्ट, 2,000 वोल्ट, 3,000 वोल्ट या 10,000 से अधिक? तो 10,000 से अधिक। इसके रेंज के बीच में कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। आपको एक रेंज याद रखनी है। स्पार्क जनरेट कराने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो कितना चाहिए भाई? तो 12,000 वोल्ट से लेकर 25,000 वोल्ट तक का वोल्टेज चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये इग्निशन सर्किट है, इसी के थ्रू हम लोग इतना वोल्टेज जनरेट करा पाते हैं। जैसे कि आप देखोगे बैटरी 12 वोल्ट की होगी या 24 वोल्ट की होगी, लेकिन हमको वोल्टेज कितना चाहिए? 10,000 12,000 से अधिक स्पार्क जनरेट कराने के लिए। तो वो कैसे आप कराओगे? वो इसी इग्निशन सर्किट के थ्रू, इसी इग्निशन सर्किट के थ्रू क्या होता है भाई? स्पार्क जनरेट होता है। इग्निशन सर्किट या इग्निशन कॉइल के थ्रू ही वो स्पार्क जनरेट होता है, क्योंकि उतना वोल्टेज जनरेट करने का काम कौन करता है? यही करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सेल है कि किसका बना होता है? लो कार्बन स्टील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए फिलर गेज से कौन क्वेश्चन, फिलर गेज से इस पेपर में लगभग 3 से 4 प्रश्न, लगभग 5 प्रश्न आप मान लो आए थे। और सोचिए जिसने फिलर गेज नहीं पढ़ा होगा या जिसको उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होगी, तो वो तो उसका सिलेक्शन वैसे ही बाहर हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक, ठीक है, कोर्स में लगभग सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। जो मान लो नहीं भी पढ़ा गया, अगर लगता है कि एक टॉपिक यार बच रहा है, तो उसको आप बने से कवर करना। मैं इसीलिए आगे कर रहा हूँ भाई, एमपीआईटी प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, अगर आपने एक टॉपिक भी छोड़ दिया और अगर उसी से 4-5 प्रश्न पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? बताओ, आप क्या कर सकते हो? आप तो फिर वहीं सिलेक्शन से आउट हो जाओगे, क्योंकि जितने उस टॉपिक को पढ़ा होगा वो 5 में से 3 प्रश्न तो कर ही लेगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा है भाई करना क्या है। इसलिए आप कोशिश ये करिएगा, एमपीआईटी के बच्चे से होगा, प्रैक्टिस करो ठीक है, लेकिन कोशिश पहले आप ये करो कि आप जो सारा सिलेबस है उसको जरूर कंप्लीट करो। टेक्निकल का तो कम से कम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हो, पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 2 देख लेना, पार्ट 3 देख लेना, एक पेपर आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, उसको देख लेना। ठीक है, कितने प्रश्न आपके फिलर गेज से पूछे गए। तो व्हाट इज द वाइडेस्ट थिकनेस वेरिएशन फॉर ए फिलर गेज ब्लेड? दैट इज 0.3 mm। ठीक, तो आपका 0.04 ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि माइक्रोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है? सही है, यह आपको बताना है कौन सा दावा भाई इसमें से क्या है? सही है। सही है। देखिए पहला क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1, द एनविल शुड नॉट स्टिक आउट फ्रॉम द फ्रेम। बिल्कुल सही है। एनविल जो है फ्रेम से बाहर नहीं होनी चाहिए, ये कहने का मतलब बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि माइक्रोमीटर में रगड़ के लिए समायोज्य अखरोट होता है। अ माइक्रोमीटर हैज एन एडजस्टेबल नट टू अकाउंट फॉर वियर। तो ऐसा कोई नट नहीं होता है। तो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे सही होगा। ठीक है, स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मेरे हिसाब से एक सही होगा, बाकी बोर्ड ने बी माना है। आप चेक करना चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है द फ्लूइड इज गवर्न्ड बाय पास्कल लॉ इनकम्प्रेसिबल। सिंपल सा फंडा, बहुत सिंपल प्रश्न है कि जो पास्कल्स लॉ किस फ्लूइड पर वर्क करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, द्रव पास्कल के नियम द्वारा शासित होता है। इनकम्प्रेसिबल, जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है उसी पर पास्कल्स का लगेगा, और वही जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रहेगा वही आपका क्या रहेगा, वही आपका पावर का ट्रांसमिशन करेगा। अगर कंप्रेसिबल हो जाएगा तो वो कंप्रेस होता जाएगा, वो पावर का ट्रांसमिशन कैसे करेगा, वो पावर का ट्रांसमिशन कैसे करेगा। तो जब इनकम्प्रेसिबल रहेगा फ्लूइड तभी आपका क्या करेगा, पावर का ट्रांसमिशन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट दैट इज हॉटर इन द स्पार्क प्लग। मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो स्पार्क प्लग में सबसे अधिक गर्म होता है, तो वो आपका क्या है, इंसुलेटर टिप। क्या होता है भाई, वो आपका इंसुलेटर की जो टिप है वो सबसे ज्यादा गर्म होती है। अगला देखिए क्या है, अगला है एक मुख्य स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के मूल्यों के बीच भिन्नता का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्दावली क्या है। भाई ये तो लिस्ट काउंट है। जो वर्नियर में डिफरेंस होता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का, वही क्या है, वही इसका लिस्ट काउंट है। और मीट्रिक सिस्टम में इसका वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। मीट्रिक सिस्टम में जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm। तो आपका ऑप्शन डी, जो डिफरेंस होता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल में वो क्या होता है, उसी को हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या है, ड्राई टाइप एयर क्लीनर में किस प्रकार का फिल्टर एलिमेंट, पेपर एलिमेंट। सिंपल प्रश्न है, पेपर एलिमेंट लगाया जाता है। विच काइंड ऑफ फिल्टर एलिमेंट इज एम्प्लॉयड इन ड्राई टाइप क्लीनर्स, यह आपका हो जाएगा पेपर एलिमेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट डिजिटल वोल्टमीटर टू, डिजिटल वोल्टमीटर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट डिजिटल वोल्टमीटर टू एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के निम्नलिखित में से किस तत्व का मूल्यांकन ओम के नियम का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है, बताइए बताइए भाई, अच्छे लेवल के प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड यूजिंग ओम्स लॉ, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। और लास्ट प्रश्न है इस पेपर का, लास्ट प्रश्न है भाई इस पेपर का और इस क्लास का। ठीक है, तो इसी के साथ जो पेपर 1 है आपको ये क्या होता है, खत्म होता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट टेक जे करेक्ट एक्सप्रेशन। तो जे के जो करेक्ट एक्सप्रेशन है उसको कौन नहीं दर्शाता है, देखो जूल है, इस ये भी दर्शाता है, ये भी दर्शाता है, ये भी दर्शाता है, कौन नहीं दर्शाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, म्यूएच, जो कि बोर्ड ने माना है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी छोटी थी क्योंकि प्रश्न उतने ठीक ठाक नहीं थे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाले नहीं थे। ठीक है भाई, तो ये आज की क्लास थी। क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्त एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज मिलती रहे। और बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में पुट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए पेपर के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।